चमोली के माड़ा गांव के पास हुए हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने का अभियान पूरा हो गया है। तो जिलाधिकारी संदीप तिवारी के मुताबिक घटनास्थल पर 54 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 46 सुरक्षित हैं, जबकि 8 की मौत हो गई। वहीं सीएम धामी ने इस अभियान में लगे सभी विभागों के प्रति संतोष व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के चलते यह अभियान पूरा हो पाया। देखिए, आज से 2 दिन पहले एक बड़ा हिमस्खलन माड़ा जो गांव भारत का पहला गांव, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले गांव की संज्ञा दी, और उस गांव में सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया, और उसमें से अभी तक चूँकि लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। तो अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां धामी की सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। सचिवालय में दोपहर करीब 12:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तो शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही विभिन्न विभागों के प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक सचिवालय में दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू होगी। ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज होनी है। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही विभिन्न विभागों के प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि धामी कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है और 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आज इस बैठक में रखे जा सकते हैं। निश्चित तौर पे शायद आज की अगर बात करें तो आज उत्तराखंड सरकार का जो है आज कैबिनेट होनी है, और खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक होने जा रही है। ठीक 12:30 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे और कैबिनेट को लेकर के सभी जो मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरह से अगर बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे, उस पर चर्चा होगी, जिनमें की शिक्षा, स्वास्थ्य और वन विभाग भी शामिल है, पेयजल शामिल है, क्योंकि अब फायर सीजन भी है। ऐसे में वनाग्नि को किस तरह से कम किया जाए, इसको लेकर के भी जो चर्चा है वो होनी है। इसके अलावा जो पेयजल का जो संकट पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो वहाँ पर होता है, उस पर भी चर्चा होगी। तो आज की अगर बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक होगी, 12:30 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। जी बिल्कुल। और हरीश, अगर वहीं बात की जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, और लगातार हम देख रहे हैं कि धामी की जो कैबिनेट है वो लगातार तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अग्रसर है। तमाम तरीके के बड़े बड़े प्रस्ताव यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में रखे जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में प्रदेश का जो बहुमुखी विकास है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आए, और आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको लेकर भी जो उनका क्रियान्वयन है उसको लेकर भी अग्रसर होती हुई सरकार नजर आ रही है। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से धामी लगातार प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं, खासतौर पर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें या शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से विकास के जो लो है उसे आगे बयार जो है वो बहानी है, इस तरफ लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो आज लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो कैबिनेट के जो फैसले वो आज सामने रखे जाएंगे, जिसमें चर्चा होगी, क्योंकि अभी जो बैठक होनी है वो ठीक 12:30 बजे होनी है, और तमाम जो मंत्री हैं वो इसमें पहुंचेंगे और तमाम जो विभाग हैं उसमें शामिल किए गए। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें शायद तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चाहे वो एनएम की भर्ती हो, चाहे वो डॉक्टरों की तैनाती हो, उस पर भी चर्चा होनी। अब 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो जिसके मद्देनजर आज की जो कैबिनेट है बहुत खास है, और ऐसे में पीएम का दौरा भी होने वाला है। तो निश्चित तौर पे चाहे वो शीतकालीन यात्रा हो या फिर 4 धाम की यात्रा हो, उनको किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, किस तरह से और सुगम बनाया जाए, इस तरफ भी चर्चा होनी है। जी
बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से चारधाम यात्रा का जिक्र आपने किया, क्योंकि सरकार की हमेशा से मंशा रही है कि चारधाम यात्रा को और ज़्यादा सुदृढ़ यहाँ पर किया जा सके। पिछली बार भी हमने देखा कि सरकार की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास यहाँ पर किए गए थे और उसका ज़मीनी स्तर पर असर भी देखने को मिल रहा था। लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, ऐसी मंशा सरकार की है। अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा यहाँ पर शुरू होने जा रही है, तो ऐसे में सरकार का यही प्रयास रहेगा कि पिछली बार से भी बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर हो और लोगों को और कम परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़े। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है वो राज्य में एक तो पर्यटन को बढ़ावा देना है और दूसरी तरफ जो चारधाम यात्रा है उसे सुलभ बनाना है। हम्म। वो किस तरह से सुलभ हो सके इस तरफ लगातार चाहे विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे इसके अलावा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तमाम तमाम जो क्षेत्र हैं वो किस तरह से विकसित किए जा सके, किस तरह से इसको सरल किया जा सके, इस तरफ लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज ये जो कैबिनेट होनी है उसमें चारधाम यात्रा का भी जिक्र किया जाना है। जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, उनमें चारधाम यात्रा भी और चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, चाहे शिक्षा विभाग का मामला हो, पेयजल का हो और जैसे मैंने कहा कि जो वन अग्नि को लेकर भी घटनाएँ होती हैं, उसके भी इसमें शामिल किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा होनी है। आज इस पर बैठक होनी है और कैबिनेट की मंजूरी से मिलनी है। तमाम विभाग भी इसमें शामिल किए गए हैं। चारधाम यात्रा की अगर बात करें, तो चारधाम यात्रा में जिस तरह से अगर पिछले वर्ष की अगर बात करें, तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा जो लोग इसमें पिछले वर्ष आप पहुँचे थे। इस बार सरकार की मंशा है कि ये संख्या और ज़्यादा बढ़े और जैसे आपने कहा कि किस तरह से उनको और सरल बनाना है, प्रदेश में तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, उन्हें वो राय देनी है, तो इस तरह भी लगाया जा रहा है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय एक टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन यूनिवर्सिटी है, यहाँ आकर उन्हें खुशी हुई। वहीं माणा एवलॉन्च पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी आपत्ति का सामना किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया कि वो पतंजलि विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय हमारे देश की एक अनोखा प्रयोग है। मेरे को अत्यंत प्रसन्न है। इन दिनों में नैक एक्रेडिटेशन भी इनको मिल गया है। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। पतंजलि रिसर्च सेंटर ये अपने आप में भारतीय ज्ञान परंपरा की एक महाकुंभ है। अनेक औषधीय तत्व, अनेक पुराने वैज्ञानिक तत्वों को पुनः आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए इन्होंने अच्छा काम किया है। पतंजलि यूनिवर्सिटी एक टीचिंग यूनिवर्सिटी है, एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, एक इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। ये तीनों की आज आवश्यकता है। मैं इसकी वार्षिक उत्कर्ष वार्षिक उत्सव में आके बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। सर, जिस तरह से स्टालिन के द्वारा शिक्षा हिंदी को लेकर विरोध किया जा रहा है, इस तरह करते रहते हैं। देखिए, कुछ लोगों की राजनीतिक उद्देश्य की मैं उत्तर देना नहीं चाहता। जब भारत विश्व गुरु था तब सारी दुनिया भारत में पढ़ने आया करती थी। यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर के एजुकेशन फॉर लीडरशिप, ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व तो हमारी पूरी दुनिया का घड़ा, उसी के बल पर सारा संसार आगे बढ़ा। एतद्देश प्रसूतस्य सखा सादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षारण पृथिव्याम सर्वमानवा। उसी संकल्प के अनुरूप आज पतंजलि विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है और हमारा सपना है ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का। ये तो आधारशिला है। अभी एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में पतंजलि का बहुत बड़ा विस्तार होगा और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय बने, इसके लिए हम निरंतर गतिशील हैं। उधर रुड़की में जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने एक देश एक कानून तो की, लेकिन जब भू कानून बात आई तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इससे अलग कर दिया गया। उन्होंने इसे राज्य के 2 महत्वपूर्ण जिलों के साथ सौतेला व्यवहार बताया और कहा कि इससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। देखो, पहाड़ के मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन में हरिद्वार के लोग भी थे और रुड़की के लोग भी थे। और ये क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहिए। जो क्षेत्रवाद फैलाएगा
वो उत्तराखंड से बाहर जाए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों को गाली क्यों दी। इतना बड़ा विधानसभा वही मुद्दा चल रहा है, एमपी वही मुद्दा, अध्यक्ष वही मुद्दा, सीएम वही मुद्दा। ये क्या है भाई? कोई काम धाम नहीं तुमको? कोई काम नहीं। एमपी को कोई काम नहीं, सीएम को कोई काम नहीं, विधानसभा अध्यक्ष को कोई काम नहीं और विधायक को कोई काम नहीं। फिर एक आदमी पहले एक मुद्दा और छोड़ दे और उसके बाद सारे फेसबुक वही काम कर रही है, सारा मीडिया वही काम कर रहा है। तो सीधे सीधे धामी से बोलना चाहती हूँ, कई काम धामी गलत कर रहा है। सबसे पहले अंकिता में सीबीआई जांच नहीं कराई, उससे लोग धामी से नाराज हैं। दूसरा, प्रेमचंद अग्रवाल को निष्कासित नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं कर सकते भाई? सारा पहाड़ चाह रहा है, नहीं किस चीज़ की अकड़ है भाई? अकड़ टूटेगी तुम्हारी, बहुत जल्दी टूटेगी। तो 4 से 6 मार्च तक रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये भव्य प्रदर्शनी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के सहयोग से तरमे इवेंट्स द्वारा आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। ये मेगा इवेंट अमृतकाल की थीम पर आधारित है। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और मेयर भी शिरकत करेंगे। सरकार के और राज्य की सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के द्वारा नए नवाचार, नए प्रयोग, नए उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में होगी, जिससे आम जनता को अवगत कराया जाएगा। युवाओं को विशेष रूप से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के संबंध में उनका प्रबोधन होगा। इस प्रकार से ये जानकारी की और जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं 2047 के विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ते हुए कदमों का उल्लेख करते हुए यह उपयोगी प्रदर्शनी है, जो छात्रों के लिए और जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो अगली बड़ी खबर चमोली से, जहां 3 मार्च को हिमस्खलन, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में एवलांच को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ग्लेशियर टूटने का अलर्ट जारी किया है। 3 मार्च को ग्लेशियर टूटने या खिसकने का यह अलर्ट जारी किया गया है। तो लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। साथ ही साथ तमाम जांच एजेंसियों और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट रहने का निर्देश यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके में ना जाएं। मौसम विभाग ने ग्लेशियर टूटने का अलर्ट जारी किया है। 3 मार्च को ग्लेशियर या खिसकने का यह अलर्ट जारी किया गया है। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए मार्च निकाला। इस मार्च में स्थानीय लोग, पर्यावरण प्रेमियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस पहल में 30 से ज़्यादा एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें सड़क निर्माण में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। तो अगली खबर धारचूला से है, जहां तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में नंजंग के पास बीआरओ में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर चट्टान। घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर निवासी बताया जा रहा है। हादसे में कुछ अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका रेस्क्यू कर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला उन्हें लाया गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को हायर सेंटर रेफर किया गया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। आपको बता दें कि क्षेत्र में सड़क निर्माण कंपनी का कार्य चल रहा है। खराब मौसम से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। पांगला थाना क्षेत्रांतर्गत एक भूस्खलन हुआ है, जिसमें कुछ व्यक्ति के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मेरे द्वारा उच्च अधिकारी को अवगत करा के थाना पांगला से रेस्क्यू टीम को भेजा गया और ग्रामीणों की मदद से दबे व्यक्तियों को निकाला गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और कुछ उसमें मामूली और एक आध लोग कुछ गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें उप चिकित्सालय धारचूला लाया गया, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मृतक के शव को निकालकर पंचनामे कार्रवाई हेतु धारचूला लाया जा रहा है। उधर चमोली के पांडुकेश्वर गांव को बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव के रूप में जाना जाता है, जिससे पांडुकेश्वर गांव की खूबसूरती बहुत खास हो जाती है। पांडुकेश्वर गांव में 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल जी की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है।
बड़ी बात तो यह है कि गांव भी खतरे की जद में पहुंच चुका है। यहां गांव के ठीक ऊपर से पहाड़ियों से भारी मलबे के साथ छोटे बड़े पत्थर आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस कारण पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल बन चुका है। बता दें कि जहां पर यह स्लाइड जोन बन रहा है, ठीक उसके करीब से ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। उधर चमोली के माणा में रेस्क्यू अभियान के तहत रविवार को चलाए गए सर्च अभियान में लापता लोगों के शवों को सर्च टीम बरामद कर लिया। इस दुर्घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। सभी शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ में पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आर्मी हॉस्पिटल जोशीमठ में रेस्क्यू किए गए लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार का आभार जताया है कि फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य है और जल्द ही सभी लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। जैसी खबर वहाँ आर्मी और आईटीबीपी की टीम ने अभी दी है माणा बद्रीनाथ से, तो जो लास्ट मिसिंग पर्सन थे उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज़ रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज़ हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और एक बॉडी अभी वहाँ मिली है जस्ट अभी, तो उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। तो अगर वेदर परमिट करेगा तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और जो आगे की पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही है उसको भी प्रयास किया जाएगा कि समय से पूर्ण कर दिया जाए। इस कुमार है सर, मैं पिथौरागढ़ बिरनाक का रहने वाला हूँ। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ़ इतनी तेज़ गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने एमआई रूम में शिफ्ट किया, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। और बाकी आर्मी के और आईटीबीपी वालों के द्वारा हमारा मतलब बहुत सहयोग हुआ था सर। हाँ मिला है सर, उनका सरकार की तरफ से भी मिला है और रेस्क्यू वालों ने भी बहुत हमारे लिए कर रखा है सर। क्योंकि सर जिस तरह से इस बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए। मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए वो। उधर जोशीमठ मठ के अंतर्गत आने वाला सलूड डूंगरा गांव तक जाने वाली मेन रोड पिछले 3 दिनों से भारी मलबा आने के चलते बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते सलूड डूंगरा गांव के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर आवाजाही करें। बताते चले कि यह रास्ता करीब 5 ग्राम सभाओं को जोड़ता है, जिन गांव की कुल आबादी करीब 20,000 से ज़्यादा है। बड़ी बात तो यह है कि इन गांव के बच्चों के बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं। पेपर देने वाले बच्चे भी इस वक्त भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उधर हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ओवरलोडेड बस को सीज कर दिया। 49 यात्रियों की क्षमता वाली बस में 74 सवारियां बैठाई गई थी। पुलिस ने बस को जब्त करके यात्रियों को दूसरे वाहन से रवाना किया। श्यामपुर पुलिस ने चंडीघाट पर चेकिंग करते हुए देहरादून से बलिया जा रही बस में ओवरलोडिंग देखने पर यह कार्रवाई की है। तो खबर जोशीमठ से है, जहां चमोली हिमस्खलन बचाओ अभियान पर आईटीबीपी के डीआईजी मनु महाराज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रशासन और आईटीबीपी के साथ अन्य नागरिक एजेंसियां शामिल थी। 3 दिन बाद सभी एजेंसियों ने मिलकर इस कठिन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें आईटीबीपी के साथ अन्य सभी एजेंसीज, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी सिविल एजेंसीज और तमाम जो प्रशासन था वो शामिल था। और 3 दिन के सघन अभियान के बाद जो ये ऑपरेशन पूरा किया गया है सभी एजेंसीज के द्वारा, काफी टफ था क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है माना कि काफी टफ है। -10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर और 6 से 8 फीट के आसपास बर्फ वहाँ पे जमी हुई है। तो उसके अंदर से बॉडीज को लोकेट करना, निकालना एक बहुत ही कठिन कार्य था जो सभी एजेंसीज के द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में स्पा सेंटरों पर पुलिस ने की है, जिसमें 2 सेंटर्स को सील किया गया है।
साथ ही कई स्पा सेंटर्स पर जुर्माना भी लगाया गया। 4 थाना क्षेत्रों में स्पा सेंटरों पर छापेमारी की है। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में होटल ओरिएंट पर सत्यापन न होने के चलते 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सिडकुल में 3 स्पा सेंटर्स की जांच हुई, जिनमें से एक सही पाया गया जबकि 2 बंद मिले। भादराबाद में 2 स्पा सेंटर सील किए गए और एक का चालान हुआ। तो स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उधर हरिद्वार के लंढौरा में 28 फरवरी को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने 2 भाइयों पर फायरिंग की थी, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। एक बदमाश ने इन पर पुलिस को टारगेट करके फायर किया, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी, उसको यहाँ लाया गया। तो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई 2 दिन पहले 28 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र के लंढौरा चौकी में 2 लोगों पर, ये 3-4 लोगों ने जिनका नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने फायर किया था, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। तो उसके तुरंत बाद वो जो नेम्ड लोग थे जिन्होंने उन पर अटैक किया था, उनको लेकर, उनके अरेस्टिंग को लेकर के 2-3 टीमें बनाई थी। टीमें लगातार उनके खोजबीन कर रही थी। तो आज जैसे चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध बाइक, जैसा मैंने घटनाक्रम बताया, पुलिस पे को देख करके भागी और पुलिस पे फायर झोंका, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको हॉस्पिटल एडमिट किया।